13 वर्ष की एक ऐसी लड़की जिसकी आधा शरीर पानी के अंदर होते हैं और आधा शरीर पानी के बाहर। लड़की सही रहती है, बट उसकी आधा शरीर जो पानी के अंदर होते हैं वो किसी चीज़ ने उसको जकड़ लिए होते हैं और इसी कारण बस पानी से निकल नहीं पा रहे होते हैं। वहाँ का लोग जो होते हैं उसको मदद करना चाहते हैं, बट किसी कारण बस उसको मदद नहीं करते हैं और उसे ही स्थिति में उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्टोरी से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह स्टोरी एक सच्ची घटनाएं पे आधारित है। यह स्टोरी सुनने के बाद आपको रोना आ जाएगा। कोलंबिया में एक लड़की का जन्म होता है 28 अगस्त 1972 का, जिसका नाम पड़ता है ओमाइरा। अपने माता पिता अल्वारो एंड एनरिक जो चावल और ज्वार संग्रह करता है और मारिया एलिडा अपने भाई अल्वारो एनरिक और चाची मरिया अडेला गार्जोन के साथ सेंटेंडर के पड़ोसी में रहती थी। विस्फोट से पहले उनकी मां एनरिक और चाची मरिया व्यापार से सिलसिले में बोगोटा गई थी। आपदा की रात ओमाइरा और उनका परिवार जाग रहे थे। विस्फोट से गिरने वाली राख के बारे में चिंतित थे। अब जब उन्होंने एक लहर की आवाज़ सुनी, इसके टकराने के बाद ओमाइरा अपने घर के कंक्रीट और अन्य मलबे के नीचे फंस गई और खुद को मुक्त नहीं कर सकी, यानी खुद को बचा नहीं पाई। जब बचाव दल ने उसकी मदद करने के लिए कोशिश की तो उन्होंने महसूस किया कि उसके पैर उनके घर की छत के नीचे फंसी हुई है। उसके मृत चाची की बाहें उसके चारों ओर कसकर जकड़ी हुई थी। इस बात पर स्रोत में मतभेद है कि ओमाइरा किस हद तक फंसी हुई थी। जेडरमैन जो थे 2009 ने कहा कि वह गर्दन तक फंसी हुई थी, जबकि ब्रागन 1987 ने कहा कि वह कमर तक फंसी हुई थी। कीचड़ के बहाव के बाद पहले कुछ घंटों तक वह कंक्रीट में ढकी रही थी, लेकिन मलबे में एक दरार से उनका हाथ बाहर निकल आया। अब एक बचाव कर्मी ने मलबे के ढेर से उसका हाथ निकला हुआ देखा तो उसने और अन्य लोगों ने दिन भर में टाइलें और लकड़ी हटाई। जब लड़की कमर से ऊपर से हिस्से से मुक्त हो गई तो उसके बचाव कर्मियों ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी पैरों को तोड़े बिना यह कार्य असंभव पाया। हर बार जब कोई व्यक्ति उसे खींचता तो उसकी चारों ओर पानी जमा हो जाता, इतना बढ़ जाता कि ऐसा लगता था कि अगर वे उसे छोड़ देते तो वह डूब जाती। इसलिए बचाव कर्मियों ने उसे बचाए रखने के लिए उसकी शरीर की चारों ओर एक टायर लगा दिया। गोताखोर ने पाया कि सोमाइरा के पैर ईंटों से बने एक दरवाजे के नीचे फंसे हुए थे और उनकी मृत चाची की बाहें उनके पैरों के चारों ओर कसकर जकड़ी हुई थी। अपनी दुर्दशा के बावजूद ओमाइरा अपेक्षाकृत सकारात्मक रही। उन्होंने जर्मन सांता मारिया ब्रागन, एक पत्रकार को स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहे थे, के लिए मीठा खाने के लिए कहा, सोडा पिया और साक्षात्कार देने के लिए सहमत हुए। कई बार वह डर जाती थी और प्रार्थना करती थी या रोती थी। तीसरी रात को ओमाइरा को मतिभ्रम होने लगा। उन्होंने कहा कि वह स्कूल के लिए देर नहीं करना चाहती थी और उन्होंने गणित की परीक्षा का उल्लेख किया। अपने जीवन के अंत के करीब ओमाइरा की आंखें लाल हो गई, उनका चेहरा सूज गया और उनके हाथ सफ़ेद हो गई। एक समय पर उन्होंने लोगों से कहा कि वे उन्हें छोड़ दें ताकि वे आराम कर सकें। घंटों के बाद कर्मचारी एक पंप के साथ लौटे और उन्हें बचाने की कोशिश, लेकिन उनके पैर कंक्रीट के नीचे मुड़े हुए थे। किसी ने सोचा कि चलो इसकी पाँव काटकर हटा देंगे और ये सेफ हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर के बिना किसी के पाँव काटना भी वहाँ पे असंभव था। पाँव काटने के लिए जो उपकरण डॉक्टर के पास होते हैं ना, वहाँ का पब्लिक के पास नहीं था और इसीलिए वहाँ के लोग सोचे उसको मरने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया। कुल मिलाकर ओमाइरा ने लगभग 3 रातों लगभग 60 घंटे तक पीड़ा सहन की। इससे पहले कि वह 16 नवंबर को लगभग 10:05 में उसका भाई लाहौर से बच गया।
उसके पिता और चाची की मृत्यु हो गई। उसकी मां ने ओमायरा की मृत्यु पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। यह भयानक है, लेकिन हमें जीवित लोगों के बारे में सोचना होगा। मैं अपने बेटे के लिए जीऊंगी जिसने केवल एक उंगली खोई है। जैसे जैसे मीडिया के माध्यम से जनता को ओमायरा की स्थिति के बारे में पता चला, उसकी मौत को अधिकारियों द्वारा उन पीड़ितों की उचित सहायता करने में विफलता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया, जिन्होंने कथित तौर पर बचाया जा सकता था। विवाद कब हुई? विवाद तब शुरू हुआ जब अखबारों में उपकरणों की कमी के विवरण प्रकाशित हुए, जिससे अधिकारियों द्वारा पहले बताए गए इस दावे का खंडन हुआ था। उन्होंने अपनी सर्वोत्तम आपूर्ति का उपयोग किया था। स्वयंसेवी राहत कर्मियों ने कहा कि संसाधन की इतनी कमी थी कि फावड़े काटने के औजार और स्ट्रेचर जैसी बुनियादी आपूर्ति भी समाप्त हो गई थी। भारी भीड़ और अव्यवस्था के कारण बचाव प्रक्रिया बाधित हुई। एक अनाम पुलिस अधिकारी ने कहा कि सरकार को समस्याओं को कम करने के लिए मानव संसाधन पर निर्भर रहना चाहिए था और बचाव प्रणाली अवस्थित कोलंबिया के रक्षा मंत्री मिगुएल उरिबे ने कहा वह बचाव प्रयास की आलोचना को समझते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कोलंबिया एक अविकसित देश जिसके पास उस तरह के उपकरण नहीं है। 15 नवंबर को बोगोटा पहुंचे फ्रांसीसी पत्रकार फ्रैंक फोर्नियर ने ओमायरा फोर्नियर की पीड़ा शीर्षक के सांचेज की अंतिम घंटों की एक तस्वीर ली। जब वह 16 तारीख की सुबह अरमेरो पहुंचे तो एक किसान ने उन्हें सांजेन के पास जाने का निर्देश दिया, जो तब तक लगभग 3 दिनों से फंसी हुई थी और लगभग वीरान हो चुकी। फोर्नियर ने बाद में शहर को बहुत ही भयावह बताया, जिसमें चीख पुकार के बीच भयानक सन्नाटा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तस्वीर इस भावना के साथ ली कि वह आपदा के राहत प्रयासों की आवश्यकताओं को प्राचित करने का अपने प्रयास में केवल छोटी लड़की के साहस, पीड़ा और गरिमा पर ठीक से रिपोर्ट कर सके, अन्यथा शक्तिहीन महसूस कर सकते। उस समय इस आपदा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता थी और विनाशकारी परिणाम की जिम्मेदारी को लेकर विवाद था। ओमायरा की तस्वीरें ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा। एक अनाम BBC रिपोर्ट के अनुसार ओमायरा के जीवन के आखिर कुछ घंटों को इतनी बारीकी से देखकर कई लोगों स्तंभ रह गए कि पेरिस मैच में तस्वीर प्रकाशित होने के बाद कई लोगों ने फोर्नियर पर गिद्ध होने का आरोप लगा दिया गया। उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगा कि यह कहानी मेरे लिए रिपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण थी और मुझे खुशी हुई कि इस पर कुछ प्रक्रिया हुई। अगर लोगों ने उसकी परवाह नहीं की होती तो स्थिति और भी खराब हो गई होती। मेरा मानना है कि इस तस्वीर ने दुनिया भर से सहायता के लिए धन जुटाने में मदद की और देशों के नेताओं की गैर जिम्मेदारी और साहस की कमी को उजागर करने में मदद की। इस तस्वीर को बाद में 1986 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। आमेरो ऑफ द M19 गुरिल्ला समूह के छापे और उसके बाद 6 नवंबर को न्याय महल की घेराबंदी के तुरंत बाद हुई, जिससे पहले से ही अराजक स्थिति और बिगड़ गई। ओमायरा की मृत्यु के बाद कोलंबिया सरकार पर ज्वालामुखी विस्फोट से पहले चेतावनी के संकेतों के प्रति उसकी निष्क्रियता और मान्यता का उदासीनता का आरोप लगाया गया। कोलंबिया के ज्वालामुखी निगरानी के केंद्र के अनुसार नेवाडो के डेल रुई 13 नवंबर 1985 को ज्वालामुखी नेवाडो डेल रूज फट गया। ठीक है, रात 9:09 में क्रेनरेटर से निकले पायरोक्लास्टिक प्रवाह के पहाड़ की बर्फ की परत को पिघला दिया, जिससे लाहर बन गया जो नीचे नदिया घाटी में गिर गया। तीनों तरंगों से मिलकर बने एक लाहर ने सबसे ज्यादा नुकसान भी किया। 6 मीटर यानी 20 फीट प्रति सेकेंड 13.5 मील प्रति घंटा 22 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलते हुए पहले स्पंद में अमेरो शहर के अधिकांश हिस्सों को
अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2000 नहीं बल्कि 20,000 लोग मर गए। बाद की दो तरंगे ने इमारतों को कमज़ोर कर दिया और एक लहर ने पास चिंचिना में 1800 लोगों की जान ले ली। कुल मिलाकर 23,000 लोग मारे गए और अरमेरो के अलावा 13 गांव नष्ट। दोस्तों, इतनी खतरनाक आसन्न खतरे के स्पष्ट संकेतों के अभाव में महंगे निवारक उपाय न करने के कारण अधिकारियों की विफलता से जान माल की नुकसान बढ़ गया। 1845 के बाद ज्वालामुखी का कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ था जिसने आत्मसंतुष्टि को बढ़ाया दिया। स्थानीय लोग ज्वालामुखी को स्प्रिंग लाइक कहते थे। दोस्तों, इस कहानी में बताए गए हर बात गूगल और यूट्यूब से ली गई है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।